श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। प्रवीण उथरा और विनायक दांदड़े, इन दोनों ने करीब करीब सेम सवाल पूछा है कि राजीव दीक्षित कोई पॉलिटिकल पार्टी से तो संबंधित थे ही, वो कोई अपनी सत्ता नहीं लाना चाहते थे, वो रामदेव बाबा से भी जुड़े हुए थे, तो फिर ये झूठ क्यों कहते थे? ये झूठ बातें या झूठी बातें कहकर उनको क्या साध्य करना था? अब ये सवाल तो मेरे सामने भी है ना। मैं सच कहूं कि मेरे जो सरोदयी लोग हैं, काका लोग हैं, मित्र लोग हैं, मेरे काफी मित्र सरोदय में काम करते हैं ना। मैं तरुण शांति सभा में काफी साल तक काम करता था, जयप्रकाश नारायण का जो संगठन है। तो मेरे मित्र भी काफी काम करते हैं सरोदय में, गांधीवादी काम में लगे हुए हैं। वो सबके कारण मुझे लगता था कि राजीव दीक्षित ये एक स्वदेशी के नाम पर गांधी का विचार लोगों तक पहुंचाने वाला व्यक्ति है। थोड़ी झूठ आंकड़ेवारी डालता है लोगों के सामने, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहीं तक मेरी मान्यता थी, यहीं तक बात सीमित थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना विष बोने वाला ये आदमी, ये जो बार बार मुझे आग्रह करते रहे कि आपने ये कैसेट सुननी चाहिए, आपके बारे में कहा है, आपके संगठन के बारे में कहा है, रियलिटी ऑफ अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति एक्सपोज्ड बाय राजीव दीक्षित, वो सुनने के बाद में तो मैं हक्का बक्का रह गया। इतना झूठ, झूठ के पुलिंदे किस लिए? तो ये सवाल तो मेरे सामने भी है। मेरा इंसान को असेस करने की जो पद्धति है, बहुत साइंटिफिक पद्धति होती है मेरी। मैं बहुत निरपेक्ष भाव से उसको असेस करने का प्रयास करता हूं। यह आदमी बहुत छोटी उम्र में इसको लोगों का सपोर्ट मिलते गए, अच्छा वक्ता है कर कर तारीफ मिलती गई। ये मैंने कुछ कुछ सुना है, मैंने कहा राजीव गांधी के सभी सीढ़ी सुनी वनी नहीं है, केवल अब विषय लेना है इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर का सुना है। आसाराम बापू के सत्संग में जाता है, वहां उनकी तारीफ के पुल बांधता है। गांधीयन लोगों में जाता है, गांधी की तारीफ करता है। ऐसा उसने हर जगह अपना एक महत्व निर्माण किया। अच्छा बोलता है, लोगों को अच्छे बोलने वाले लोगों की आवश्यकता भी होती है। अगर कोई उनका सपोर्ट करे, आसाराम बापू के सत्संग में जाकर अगर आसाराम बापू की तारीफ करे तो उसको चाहिए ऐसे लोग। तो ये वहां जा जाकर अपना महत्व बढ़ाते गए, अपनी प्रतिमा बढ़ाते गए। अगर इसका उपयोग उन्होंने अच्छे काम में किया होता तो मैं इसको बुरा नहीं मानता। ठीक है, कुछ लोगों के काम करने का तरीका ये ढंग का हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे शायद वो अपनी प्रतिमा के प्रेम में पड़ गए और झूठ और सच का भान उनको रहा नहीं। शुरुआत में ही था नहीं। मैंने तो उनके शुरुआत के व्याख्यान के बारे में बोला था, जब वो बहुत नए थे, बहुत कम लोग उनको जानते थे, तब की बात मैंने कही थी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क, वहाँ के MSW के बच्चों ने जो मेरे साथ में बहस की राजीव दीक्षित के बारे में कि आपका आदमी कैसे ये बात करता है, क्यों ये झूठ आंकड़े देता है, तब तो वो बहुत नए नए थे। तो तब से ही थोड़ा बहुत झूठ साथ में लेकर चलने वाला ये आदमी है। लेकिन जब उनका परिचय गांधी जी से हुआ होगा, सरोदयी गांधीवादी लोगों के साथ में हुआ, तो थोड़ा ये झूठ से परे हटना चाहिए था, उन्होंने सुधार करने चाहिए थे। लेकिन मैं जिस कैसेट की बात कर रहा हूं ये 2005 की है। तब राजीव दीक्षित बड़ा नाम बन चुका था पूरे देश में। तो ये बड़ा नाम बनने के बाद की बात है, उन्होंने छोड़ा नहीं। वो अपनी प्रतिमा बनाना चाहते थे, लोगों को प्रभावित करना चाहते थे, अपने पीछे खड़ा करना चाहते थे।
क्या उद्देश्य था ये कहना कठिन है। उद्देश्य अगर अच्छा होगा तो महात्मा गांधी का आग्रह रहता था, आपका साध्य और साधन ये दोनों महत्व के हैं। साध्य प्राप्त करने के लिए बाय हुक बाय क्रुक करने की जो भी बात होती है वो गलत है, ऐसे मानने वाले गांधी जी थे। और ये आदमी गांधी जी का नाम लेता है। तो ये सब हथकंडे क्यों अपनाए गए? और मुझे जो उनका, मैंने पूरा, आप सुनिए, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति एक्सपोज्ड बाय राजीव दीक्षित, ये अगर उनका 1.5-2 घंटे का शुरुआत का भाषण है, बाद में क्वेश्चन आंसर से वो सुनेंगे आप, तो आप दंग रह जाओगे कि इस आदमी का उद्देश्य क्या है, ये देश को कहां ले जाना चाहता है, अंधविश्वासी रखना चाहता है, किस लिए झूठ बोलता है, साइंस के बारे में झूठ बोलता है, क्यों? ये सवाल तो मेरे सामने भी है। इसलिए वो धीरे धीरे बहकते गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब बाकी उनकी सीरीज मैंने सुनी नहीं है, वो क्या भाषण देते थे सुना नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि राजू दीक्षित ये कोई मेरा विषय नहीं है। मुझे बोलना ही है तो बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में बोलूँगा। एक बार अध्ययन किया था, उससे ज़्यादा गहराई से अध्ययन कर उनके बारे में बोलूँगा। तो इसके बारे में तो आपको ही तय करना है। मुझे कहना बड़ा मुश्किल है कि ये आदमी एक जगह अच्छी बातें करता है, प्रामाणिकता से कुछ बातें रखता है, प्रामाणिकता से जीवन जीने की कोशिश कर रहा है, ऐसा महसूस होता है, और दूसरी बार इतनी झूठ के पुलिंदे बांधता है। ऐसा एक ही व्यक्ति कैसा कर सकता है? उसका सच्चा रूप कौन सा है? जो लोगों के सामने आया वो सच्चा रूप है? ये शॉर्ट मीटिंग्स में, छोटी मीटिंग्स में, एक बंद कमरे में जो स्वरूप होता है वो सच्चा है? ये हमको देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। आपको भी समझना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। नेक्स्ट, नॉर्थ इंडियन लोग, खासकर नॉर्थ इंडियन लोग राजीव दीक्षित को इतना क्यों पसंद करते थे और आज भी करते हैं? केजी नाम के चैनल से सवाल। केजी नाम के चैनल से सवाल है कि नॉर्थ इंडियन लोग राजीव दीक्षित को क्यों इतना पसंद करते थे और आज भी इतना क्यों पसंद करते हैं। भाई, जो व्यक्ति एक अच्छे ढंग से कोई बात रखता है और उसकी बात रखने के तरीके पर से वो एक प्रामाणिक है, निस्वार्थी है, ऐसा लगता है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में आम आदमी को बहुत आकर्षण लगना स्वाभाविक है। राजीव दीक्षित की यह विशेषता थी कि वो अलग अलग संगठनों का बहुत अच्छे ढंग से उपयोग कर लेते थे। जैसे गांधीवादी लोगों का उन्होंने अच्छा उपयोग किया, सर्वोदयी लोग का उन्होंने अच्छा उपयोग किया, कई बाबाओं का उन्होंने अच्छा उपयोग किया। तो इस कारण बड़े पैमाने पर वो लोगों तक पहुंचते थे। गांधीवादी लोगों का जो भी संगठन होगा, उनको मानने वाले लोग होंगे, उनमें वो पहुंच जाएंगे, सर्वोदयी लोगों में पहुंच जाएंगे। शायद इन्होंने ये कानून के बारे में जो बातें कही वो हिंदू लोगों में, हिंदू संगठनों में अपनी पैठ बनाने के लिए किया होगा। नहीं तो आसाराम बापू जैसे व्यक्ति के सत्संग में जाने का प्रयोजन क्या है? क्योंकि उनके भक्तों ने उन्हें मानना चाहिए, उनसे प्रभावित होना चाहिए। तो उन्होंने अपने जो भाषण कला है, भाषण कौशल है, इसका बहुत अच्छे ढंग से उपयोग कर लिया। और कोई बात बहुत अच्छे ढंग से अगर सामने रखता है तो लोग तो प्रभावित होते हैं। अब सामने के व्यक्ति प्रामाणिक है नहीं है, ज्ञान की बातें जो कह रहा है वो सच है झूठ है, ये जांचना आम आदमी के लिए कठिन हो जाता है। क्योंकि आम आदमी का सब विषयों का अभ्यास तो नहीं होता है। आज कम से कम आप इमीडिएट गूगल सर्च कर सकते हो, कौन सी बात सच है कौन सी बात झूठ है, जान सकते हो। कुछ साल पूर्व आपको किताब ढूंढनी पड़ती, उस विषय का कोई तज्ञ आदमी ढूंढना पड़ता,
वो आपको बताता कि इस किताब में ये है, ये बात आपको यहाँ मिलेगी, फिर वहाँ जाकर आप पढ़ो, उसको निकालो। फिर वो किताब जिसने लिखी है वो आदमी की क्या क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, कितना वो साइंटिफिक है, कितना वो अनसाइंटिफिक है, कितना सच है, कितना झूठ है, इसके बारे में कई बहस। फिर आप एनसाइक्लोपीडिया ढूंढो, उस सच्चाई को ढूंढो। ये बहुत लंबी प्रोसेस रहती थी। तो इसलिए राजीव दीक्षित जो कह रहे हैं वो अगर प्रभावी ढंग से अच्छे वक्ता है इसलिए कह रहे हैं, तो आम आदमी तो प्रभावित होने वाले हैं। और जिनको जो अच्छा लगता है वो बोलेंगे वो, तो फिर उनको लगता है ये अपना ही आदमी है। जैसा आसाराम बापू को लगा ये अपना ही आदमी, क्योंकि वो शुरुआत ही करते आसाराम बापू के यहाँ के सत्संग की कि आसाराम बापू से मेरी बात हुई और वो कहते हैं कि ये हमारा देश 500 सालों से गुलाम बना है, जब से स्कॉटिश इस देश में पहली बार आए। आसाराम बापू खुश। राजीव दीक्षित जैसा एक विद्वान आदमी मेरा नाम लेकर मेरे ही सामने, मेरे भक्तों के सामने बोल रहा है। तो ये तरीके उन्होंने अपनाए, इसलिए नॉर्थ इंडियंस में वो ज़्यादा लोकप्रिय हुए, क्योंकि हिंदी भाषा में बोलते हैं, हिंदी भाषा जो जानते हैं वो लोग सब धीरे धीरे उनको मानने लग गए। उन्होंने अपनी इमेज ऐसी खड़ी की कि मुझे अपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं करना है, मैं तो फकीर आदमी हूँ। ये इमेज भी लोगों को बहुत आकर्षित करती है। मैं कोई राजीव दीक्षित पर स्वार्थ के आरोप करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई बात मैंने पाई नहीं। लेकिन उनके उद्देश्यों के बारे में मेरे मन में बहुत संदेह है, क्योंकि आदमी झूठ के पुलिंदे क्यों बांधे, किस लिए बांधे, जानकारी का अभाव मेरे समझ में आता है। और द्वेष क्यों निर्माण करे, हिंदू मुस्लिम ईसाई धर्मों में द्वेष क्यों निर्माण करे। मैं महान हूं, मेरी संस्कृति महान है, ऐसा कहना मैं समझ सकता हूं। लेकिन जब हिंदू संगठन के लोग ही उनको बोल रहे हैं कि हमें अंधश्रद्धा है, उससे नुकसान होता है, उससे हमें दूर होना चाहिए, उसके बारे में हमने प्रबोधन करना चाहिए, तो वो सिरे से नकार देते हैं। हमारा जो सनातन है वो सार्वभौम है, वही सत्य है, हमारा वही विज्ञान है, यानी भूत भी सच है। ऐसा बोला नहीं उन्होंने, लेकिन उसका मतलब तो वही होता है ना, मंत्र तंत्र जादू टोना सब सही है। तो परंपरागत बातें वो लोगों के साथ में कहते आए, जुड़कर कहते आए, हमारी परंपरा महान है ये कहते आए। तो ये बातें लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है, इस कारण भी लोग उनको मानते हैं। लेकिन लोग उनको मानते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है उनका अच्छा वक्ता होना, बात अच्छे ढंग से रखना और लोगों को सच झूठ का मिश्रण कर कर अपना लोहा मनवा देना, इसलिए शायद लोग बहुत मानते हैं। नेक्स्ट, राजीव दीक्षित जी ने एक जगह कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए नेहरू जिम्मेदार है। क्या ये सच है? यूनुस हुक्केरी। यूनुस हुक्केरी, इनका सवाल है कि राजीव दीक्षित ने एक जगह कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार है, ये कहां तक सच है। अब ये तो राजीव दीक्षित को ही पूछना आवश्यक है कि भाई ये जानकारी उन्होंने कहां से लाई, क्योंकि उनकी जानकारी आसमान से आती है। अब तो वो आसमान में ही है। ये सरासर झूठ है। नेहरू जी का भारत के पार्टीशन से पार्टीशन करवाने में कोई लेना देना नहीं है। पार्टीशन का आग्रह था जिन्ना जी का। एक तरफ कुछ हिंदू संगठन पार्टीशन की बात कर रहे थे, द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत रख रहे थे, और मुस्लिमों के कुछ लीडर ये बात रख रहे थे। जिन्ना ने आगे जाकर उसी बात को उठा लिया। जिन्ना बहुत आग्रही थे।
गांधी जी का बहुत प्रयास था कि किसी भी स्थिति में भारत के दो टुकड़े नहीं होने चाहिए, लेकिन यह स्पष्ट दिख रहा था कि दोनों साथ में चल नहीं सकते। मुस्लिम लीग और जीना जी बहुत आग्रह रखकर बैठे हैं, उनको स्वतंत्र देश चाहिए। इस स्थिति में आखिरी का प्रयास कर कर जब यह तय हो चुका था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनेंगे, यह तय हो चुका था, तब महात्मा गांधी ने ऑफर देते कि आप, जीना जी को ऑफर दे कि आप प्रधानमंत्री बनिए पूरे भारत के। मैं नेहरू जी से कह देता हूं कि वो प्रधानमंत्री ना बने, ये नेहरू जी के आगे कहा। तब नेहरू जी चुप रहे, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। सरदार पटेल भी चुप रहे, सरदार पटेल भी तब हाजिर थे, उन्होंने भी विरोध नहीं किया। गांधी जी के सामने कोई विरोध नहीं करता था, फिर भी जीना ने नहीं माना, क्योंकि जीना को यह मालूम था कि मैं प्रधानमंत्री संयुक्त भारत का बन भी जाऊं तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए इसके नींव और इसके बीज बहुत पहले बो दिए थे, वो अंग्रेजों ने ही बो दिए थे। फूट डालो और राज करो, ये उनकी नीति थी, तो उसके ये परिणाम आए थे बाहर। इसलिए पार्टीशन होना तय था, उसको रोकना किसी के हाथ में नहीं था। इतने प्रभावी लीडर होने के बावजूद गांधी जी भी उसको रोक नहीं पाए, कितनी भी उनकी इच्छा रही तो भी रोक नहीं पाए। और जो कुछ पार्टीशन का इतिहास मैं जानता हूं, उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा हो गया, भारत और पाकिस्तान अलग हो गए। इसलिए जो कुछ भारत आज इतना बड़ा विकास कर पाया, अगर ये विकास है ऐसा हम मानते हैं, तो जो भी विकास कर पाया ये उसके लिए संभव हुआ। साथ में रहते, तंगड़ी में तंगड़ी रहती तो बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि ये जो विचारधारा रखने वाले लोग हैं, मुस्लिम लीग की विचारधारा लगने वाले लोग हैं, उनको पाकिस्तान जाने का अवसर मिल गया। यहां जो बचे हैं, बड़े पैमाने पर मुस्लिम बचे हैं भारत में, वो या तो उस विचारधारा के नहीं थे, उस मानसिकता के नहीं थे, या फिर थोड़ी बहुत वो मानसिकता है लेकिन मजबूरी है इसलिए यहां रहे। लेकिन मजबूरी है फिर भी अभी कहने का अधिकार नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अलग बना है। अगर मुझे अलग देश चाहिए, मेरे ढंग का देश चाहिए, तो पाकिस्तान मेरे लिए है, मैं जा सकता हूं, या मुझे जाना चाहिए। नहीं जाता हूं, यहां रहता हूं, तो यहां के लोगों के साथ में मैं एडजस्ट हो जाता हूं। इसलिए भारत की काफी समस्याएं कम हो गई। ये जो भारत में दूसरा एक धड़ा था, जो स्वतंत्रता आंदोलन के पहले से चला आया, मुस्लिम द्वेष तैयार करने वाला और उधर हिंदू का द्वेष तैयार करने वाला, यह धड़ा हमारे यहां कायम रहा। तो धीरे धीरे मुस्लिम द्वेष फैलाते ही गया, और इस कारण सही माने में हिंदू मुस्लिम भारत में एक नहीं हो पाए। हालांकि भारतीय कल्चर की यह विशेषता है कि सभी अलग अलग पंथों के लोग, धर्मों के लोग साथ में जीते आए। भारतीय संस्कृति में, जिसको हम हिंदू संस्कृति कहे, हिंदुस्तानी संस्कृति कहे, भारतीय संस्कृति कहे, इसमें इतनी विपरीतता है, इतने विरोधाभास है। भगवान को मानने वाले हैं, भगवान को न मानने वाले हैं, ब्रह्मचर्य को सर्वोपरि मानने वाले हैं, सेक्स को सर्वोपरि मानने वाले हैं, रावण को पूजने वाले हैं, राम को पूजने वाले हैं। ये सभी लोग हजारों सालों से साथ में जीते आए हैं। यही तो भारतीय विशेषता रही है, और यही विशेषता हम खो रहे हैं। उसका परिणाम पार्टीशन था। पार्टीशन के बाद कम से कम ये बात 100% रुकनी चाहिए थी, लेकिन ये दिमाग बाकी रहा ना। मुस्लिम लीग का दिमाग ज्यादातर बाहर गया, लेकिन दूसरा दिमाग यही रहा ना। तो उसके परिणाम आज भी हिंदू मुस्लिम दंगे और बाकी चीजों में हमें मिलते हैं। अगर ये दूसरा दिमाग इस ढंग से काम नहीं करता और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर 100% हम जी पाते, तो आज भारत एक संघ राष्ट्र कर निर्माण होता।
और शायद इससे भी ज्यादा अच्छी प्रगति कर पाता। नेहरू जी का पार्टीशन के साथ में कोई लेना देना नहीं है। नेहरू जी से ज्यादा आग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल का था कि भाई हम अगर पार्टीशन रोक ही नहीं सकते हैं, नहीं जीना और मुस्लिम लीग मान रहे हैं, तो जैसी भी स्वतंत्रता मिले वैसी स्वतंत्रता हम ले और अपने देश का सही माने में उत्थान करें। तो यह आग्रह तो वल्लभ भाई का ज्यादा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से भी, और दोनों की भूमिका यही थी। इस बारे में दोनों में बहुत विचारों में समानताएं थी कि ठीक है, जैसा भी देश हमको मिल रहा है उसको खड़ा करने का तो हम प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है ये मजबूरन निर्णय था। नेहरू जी पर इस ढंग का आरोप करना यानी पूरा इतिहास का अज्ञान है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। फिर यहां मैं हेतु के बारे में ही शंका लूंगा। अब नेहरू जी के अर्थव्यवस्था के विचारों के बारे में तो मैं जाहिर तरीके से टीका करता हूं। गांधी का ग्राम स्वराज, हिंद स्वराज्य, गांधी जी का हिंद स्वराज्य, इस विषय के 5 एपिसोड्स हैं। उसमें मैंने खुलकर नेहरू जी के अर्थव्यवस्था के विचारों के बारे में और उनके निर्णय के बारे में टीका की है, लेकिन उनके प्रामाणिकता के बारे में मैं कभी शंका भी नहीं लेता हूं, ले नहीं सकता हूं। जो भी लेता है मैं तो इतना ही कहूंगा कि अपने आप के बारे में उन्होंने शंका लेनी चाहिए। तो ये झूठ बात है। आगे आपने जो ऑडियो क्लिप सुनी और यहाँ पे दी भी है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि राजीव दीक्षित की आवाज में कोई और ये ऑडियो क्लिप में बात कर रहा है? गोपाल झुनझुनवाला, गोपाल झुनझुनवाला, इनका सवाल ऐसा है कि जिस ऑडियो क्लिप के बारे में आप बोल रहे हो, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि राजीव दीक्षित के आवाज में कोई तो भी दूसरा ही व्यक्ति उनके नाम पर बोल रहा है? यानी आपका राजीव दीक्षित के बारे में कितना प्रेम है ये मेरे ध्यान में आ रहा है, और आपके प्रेम की मैं बहुत कदर करता हूं। अगर ये बात सही है तो मुझे भी बहुत आनंद होगा कि भाई ये राजीव दीक्षित ने बोला ही नहीं है, ये कोई तो भी उनको बदनाम करने वाला व्यक्ति है, उनके आवाज में बोल रहा है। मुझे भी बहुत आनंद होगा, क्योंकि कम से कम गांधीवादी और सर्वोदयवादी लोगों से जुड़ा हुआ एक आदमी इतना झूठा नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मन से बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी समाधान होगा। लेकिन ये फैक्ट नहीं है ना। ये क्लिप में राजीव दीक्षित ही है, उनके नाम का बार बार उल्लेख किया जाता है, और मैंने उल्लेख किया था पहले ही कल के व्याख्यान में कि मुझे इसके बारे में मेरे एक मित्र यवतमाल के, जो मराठा सेवा संघ के बड़े पदाधिकारी है, डॉक्टर महाले, उन्होंने 2005 में ही कहा था, क्योंकि उनको मालूम था मैं कानून के लिए बहुत प्रयास कर रहा हूं। और तब हमारे यवतमाल में 2 बड़े मंत्री थे, एक वसंतराव जी पुरके, वो भी मंत्री थे, शिवाजीराव मोघे बाद में बने, और माणिकराव ठाकरे। इन सब से उनका व्यक्तिगत परिचय भी था। तो उनको लगता था कि ये कानून होना चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा था कि मेरी संगठन की ओर से अमुक अमुक व्यक्ति वहां पर गया था। राजीव दीक्षित, जिनको मैं गांधीवादी समझता था, उन्होंने ऐसा ऐसा आपके बारे में और संगठन के बारे में कहा है, और उन्होंने मुझे कुछ सुनने के लिए दिया था, लेकिन वो ऑडियो को बहुत अच्छी नहीं थी। वो शायद उन्होंने अपने कोई तो भी दूसरे साधन से जहां बैठे होंगे वहां से रिकॉर्ड की होगी। ये अधिकृत क्लिप है, ये जहां भाषण हुआ वहां रिकॉर्ड की गई है, यानी स्टेज पर से रिकॉर्ड की गई है, इसलिए बहुत ऑडियो अच्छा है इसका। तब मैंने इंटरेस्ट भी नहीं लिया, ये राजीव दीक्षित क्या, कानून का उसका क्या संबंध, बोला होगा कुछ तो भी। 75 लोगों की एक मीटिंग थी, छोटे से मीटिंग में बोला। ये ऑडियो क्लिप अगर ये यूट्यूब पर अपलोड नहीं हुई होती तो मैं बिल्कुल ध्यान भी नहीं देता। लेकिन अभी जब मैं पूरे भारत के लिए बोल रहा हूं यूट्यूब के जरिए, 2000 के ऊपर वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं 1 साल के अंदर, सभी विषय में अपलोड कर रहा हूं,
रात दिन उसी के लिए समय निकाला है। उस अवस्था में मेरे ही काम के बारे में, मेरे ही संगठन के बारे में इतने बड़े गंदे आरोप हो गए, तो उसके जवाब तो मुझे देने ही पड़ेंगे। क्योंकि भारत भर के लोग सुन रहे हैं, पूरे दुनिया के लोग सुन रहे हैं, जो जो हिंदी जानते हैं वो सुन रहे हैं, उन तक ये बात पहुंच सकती है, तो उन तक ये सच्चाई भी पहुंचनी चाहिए। इसलिए मुझे उस बात के लिए बोलना पड़ा। लेकिन आपकी जो भावना है उसकी मैं कदर करता हूं। अगर ये साबित हो गया कि राजीव दीक्षित के आवाज़ में दूसरी व्यक्ति बोला उनको बदनाम करने के लिए, तो मुझे आपके इतना ही आनंद होगा, इतनी बात मैं यहां कहूंगा। नमाज में कितनी साइंस है? हमारे मुस्लिम भाई दिन में 5-5 बार नमाज करते हैं, तो इसमें क्या उनका बहुत बहुत बर्बाद नहीं होता? पवन शर्मा। पवन शर्मा, इनका सवाल है कि नमाज इस प्रक्रिया में कितना साइंस है। हमारे मुस्लिम भाई 5-5 बार नमाज करते हैं, तो क्या उसमें उनका समय नहीं बर्बाद होता? कोई भी मेडिटेशन है, किसी भी धर्म का, कोई भी प्रार्थना प्रक्रिया है, चाहे क्रिश्चियन धर्म की हो, चाहे मुस्लिम धर्म की हो, उन प्रक्रियाओं में साइंस तो है। मन को एकाग्र करना, इस कारण इंसान अल्फा रिदम की अवस्था में जाता है। इस कारण शरीर में और मन में जो भी सम्मिलित एंजाइटीज है, टेंशन्स है, जमा हुए हैं, उनका कैथारसिस होता है, उनका पर्जिंग होता है, वो निकल जाते हैं। इंसान का आरोग्य सुधरता है, मन भी शांत होता है। ये तो फायदे है। नमाज में भी वो फायदे हैं, प्रार्थना में वो फायदे हैं, मेडिटेशन में वो फायदे हैं। क्रिश्चियन धर्म की जो प्रार्थना होती है उसमें भी बहुत डीपर जाने की कोशिश की जाती है, उसमें भी ये फायदे हैं। लेकिन ये सभी अवस्थाएं हाईली सजेस्टिबल भी है। इस अवस्था में जो किसी इंसान को कहा जाता है वो डायरेक्टली उसके दिमाग में चला जाता है। इस अवस्था में हमारी तर्क बुद्धि है वो टेम्पररली सस्पेंड हो जाती है। इसलिए इस अवस्था में अगर भड़काऊ बात कही गई तो वो भड़काऊ बात इजीली ग्रहण की जाती है और उस ढंग से इंसान व्यवहार भी करते हैं। तो ये इसका दूसरा पहलू है। यानी कि समझो किसी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं और जैसे ही नमाज खत्म हो रही है तब कोई व्यक्ति कहता है, उनको भड़काता है, तो वो उस वक्त बिल्कुल अपना तर्क बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाते, डायरेक्टली उनके दिमाग में ये बात चली जाती है और फिर कोई भी काम वो कर सकते हैं। इसलिए मस्जिद में अगर नमाज पढ़ रहे हैं, किसी ने भड़काऊ बात की, तो लोग बाहर आकर कत्लेआम भी कर सकते हैं। सेम मंदिरों में हो सकता है, सेम क्रिश्चियन प्रार्थना के बाद हो सकता है। हालांकि क्रिश्चियन धर्म में शांति का बहुत महत्व है, अहिंसा का भी बहुत महत्व है, लेकिन पूरे दुनिया में क्रिश्चियनों ने कत्लेआम तो किए हैं। तो इसलिए अब सवाल यह है कि 5 बार नमाज पढ़ना कहां तक उचित है, उसमें समय नहीं बर्बाद होता क्या? अब ये तो उनको तय करना है। 5 बार के कारण बार बार वो प्रोग्राम होते हैं, बार बार वो अपने आप को मुस्लिम हूं मैं ये साबित करते हैं, इसलिए वो ज्यादा अपने धर्म के बारे में कट्टर बनते हैं। ये तो फैक्ट है। दिन में 2 बार इस ढंग से आप एकाग्र हो जाए, ये बहुत अच्छी बात है। ज्यादा बार करना है नहीं करना है उनकी उनकी स्वतंत्रता है, इतना ही यहां मैं कहूंगा। नेक्स्ट।
राजू दीक्षित प्रश्न रेडी ठेवत जा. क्या सही में राजीव दीक्षित ने कुछ संशोधन करके कोई दवाई खोजी है, ऐसा उन्होंने क्योंकि कुछ वीडियो में दावा किया है. विनायक दांदड़े. विनायक दांदड़े, इनका सवाल है कि क्या राजीव दीक्षित ने सही में खोज कर कुछ दवाइयाँ ढूंढी है, ऐसा वीडियो में उन्होंने दावा किया है, क्या इसमें सच्चाई है? ये दावा तो मैंने सुना नहीं है, लेकिन अगर आपने सुना है तो उसकी सत्यता जांच लेनी चाहिए, इतना मैं आग्रह से कहूंगा. क्योंकि कल मैंने उल्लेख किया था कि एक वीडियो है जिसमें उनके भाई की मुलाकात है और बाबा रामदेव की मुलाकात है. बाबा रामदेव उसमें कहते हैं कि राजीव दीक्षित को डायबिटीज था, ब्लड प्रेशर था, ये उन्होंने छुपाया था. तो जो व्यक्ति अपनी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां छुपाता है, आम लोगों के सामने आने नहीं देता है, इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं कि भाई मेरी बीमारी है, क्यों लोगों को तकलीफ देने का, लोगों को क्यों चिंता में डालने का, यह भी कारण हो सकता है. या फिर मैं लोगों को समझाता हूं कि आप कैसे निरोगी रहे, कोई दवाइयां लेने की आवश्यकता नहीं है. तो ये जो मैं दावा कर रहा हूं ये लोगों को झूठ नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैं छुपाता हूं. अगर ये दूसरा कारण है तो फिर हमने सोचना चाहिए. इसलिए राजीव दीक्षित जो कह रहे हैं वो हर बात झूठी होगी ऐसा नहीं है, लेकिन जांच लेनी चाहिए. जब किसी के क्रेडिबिलिटी के बारे में, विश्वसनीयता के बारे में हमारे मन में संदेह है तो जांच लेनी चाहिए. और मैं तो सबको सिखाता हूं कि हर व्यक्ति को जांच लेना चाहिए, हर एक की बात को जांच लेनी चाहिए. आंख मूंद पर किसी पर भी विश्वास नहीं रखना चाहिए. ये तो मैं सबको सिखाने की कोशिश ही करता हूं. जो सच है उसको स्वीकारिए, जो सच नहीं है उसको नकारिए. अब औषधि शास्त्र ये कोई मेरा विषय नहीं है. उन्होंने कौन से चीज़ों के बारे में संशोधन किया ये भी मुझे पता नहीं है, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो उसको जांचना चाहिए. हर क्षेत्र के तज्ञ व्यक्ति होते हैं, उनसे बातचीत करनी चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ है क्या, ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या, संभव है क्या, ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं क्या. उस क्षेत्र के तज्ञ लोगों से हमने पूछना चाहिए. नेक्स्ट. राजीव दीक्षित ने एक वीडियो में कहा है कि अमिताभ बच्चन जी को कोल्ड ड्रिंक पीने के कारण आंतड़ियों की बीमारी हुई थी. क्या ये बात सच है? संतोष खड़े इन्होंने कहा है कि अमिताभ बच्चन को कोल्ड ड्रिंक पीने के कारण अतड़ियों की बीमारियां हुई है. क्या यह बात सच है? मुझे हंसी आ रही है. पत्रकार रिश्ते से मैंने अमिताभ बच्चन पर काफी कवर स्टोरीज की है. अमिताभ बच्चन के बारे में छोटी सी छोटी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है. उनके बारे में जो जो छप कर आया सब कुछ उन दिनों में मैंने पढ़ा था. अभी एक एक्टर ने उनके पेट पर मुक्का मारा था. वो मुक्का इतना भयानक था, उस कारण उनके अतड़ियों पर बहुत बुरा परिणाम हुआ था. मरते मरते वो बचे थे, ये पूरा देश जानता है, क्योंकि तब अमिताभ बच्चन पूरे देश में इतना लोकप्रिय व्यक्ति थे कि हजारों नहीं लाखों लोग प्रार्थना कर रहे थे कि अमिताभ बच्चन जिंदा रहे. ये इतिहास तो सबको मालूम है. और तब से अतड़ियों की बीमारी अमिताभ बच्चन के साथ में जुड़ी हुई है, ये सबको मालूम है. उन्होंने अपने कुछ इंटरव्यूज में ये बात भी कही है. अमिताभ इस व्यक्ति के बारे में एक एक्टर कर सभी उनको मानते हैं, मैं भी मानता हूं. मैं उनका
वो मेरे बहुत चहेते एक्टर हैं, मेरे लेखन के भी चहेते एक्टर रहे हैं। उनके अंधविश्वास पर मैं काफी टीका करता हूं, लेकिन वो व्यक्ति ढोंगी नहीं है, प्रामाणिक है, इतना तो डेफिनेटली मैं कहूंगा। ये व्यक्ति ऐसा है कि इतना बड़ा स्टार है, पैसों की इतनी किल्लत में था, पूरा बैंकरप्ट हो चुका था, लेकिन उसने अपने आप को दिवालिया घोषित नहीं किया, धीरे धीरे पैसे कमाकर लोगों के पैसे लौटा दिए। यह व्यक्ति अपनी बात प्रामाणिकता से बोलता है, हर बात बोलेगा ऐसा नहीं, लेकिन ढोंग नहीं करता है, इतना तो डेफिनेटली कहा जा सकता है। इतनी किल्लत होने के बावजूद उनके पास बार बार शराब के लिए एडवर्टाइज करे इसके आग्रह आए, लेकिन उन्होंने कभी भी शराब की एडवर्टाइजमेंट नहीं स्वीकारी। और शराब की एडवर्टाइजमेंट में नहीं की मैंने, यह भी कभी बड़े पैमाने कर लोगों के सामने आकर बोला भी नहीं। तो जो आदमी शराब की एडवर्टाइजमेंट नहीं स्वीकारता है क्योंकि लोगों का उससे नुकसान होता है, इसलिए इतना बड़ा आर्थिक फायदा छोड़ता है, वो व्यक्ति अगर सही माने में कोल्ड ड्रिंक पीने के कारण उनकी अतड़ियों पर परिणाम हुआ रहता और इतनी डेंजरस बीमारी उनको सही नहीं पड़ती अपने जीवन में कि जो बार बार उनको तकलीफ देती है, उसके बारे में उन्होंने जाहिर तरीके से बोला होता, कौन से ना कौन से इंटरव्यू में बोला होता, कौन से ना कौन से प्रोग्राम में बोला होता। आज तक मैंने कभी भी अमिताभ बच्चन को कोल्ड ड्रिंक पीने के कारण मुझे ये तकलीफ है इसलिए मैंने कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दिया, ऐसा स्टेटमेंट सुना नहीं है। अब अमिताभ बच्चन को इस कारण ये बीमारी हुई, ऐसा कैसा उनको पता चला? राजीव दीक्षित जी को अमिताभ बच्चन ने उनके कान में कहा, जैसा दाभोलकर जी के घर में जाकर इन्होंने चर्चा की उस ढंग से। तो हर चीज के बारे में अब संदेह होने लगा है, यानी ये बात सही भी होगी तो भी संदेह होगा, इसलिए मैं कहूंगा जांच लो। अमिताभ के बारे में मैंने ऐसा कभी सुना नहीं है, अगर वो बात होती तो वो जाहिर तरीके से कभी ना कभी कहते। वो आदमी अंधविश्वासी है, उस पर काफी उसके लिए मैं टीका करता हूं। उनके बहू की, उन्होंने अपने यानी ऐश्वर्या राय की पेड़ के साथ शादी की, इस बारे में मैं बहुत खिल्ली भी उड़ाता हूं, मजाक उड़ाता हूं उनका, लेकिन उनको मैं अप्रामाणिक नहीं मानता हूं। तो ये बात को आप जांच लीजिए, मुझे सच नहीं लग रही है। मैं आज तक राजीव दीक्षित के सारे विचारों को मानता था, पर आज मेरा बहुत सी उनकी बातों से विश्वास उठ गया है। पर क्या मुझे उनकी वो बातें भी सुननी नहीं चाहिए जो मुझे रैशनल लगती है? अतुल जाधव। अतुल जाधव इनका सवाल है कि आज तक मैं राजीव दीक्षित की बहुत बातें सुनता था, वीडियो सुनता था, उनकी बातों पर बहुत विश्वास रखता था। आज मेरा उनके सभी बातों पर से विश्वास उठने लग गया है, लेकिन क्या जो उनकी बातें मुझे रैशनल लगती है उन पर भी मैंने विश्वास नहीं रखना चाहिए? मैं आपको सावधान करना चाहूंगा। राजीव दीक्षित एक बहुत होशियार वक्ता है। आपने अगर मेरा वक्तृत्व का सीरीज सुना तो आपके ध्यान में आएगा, धीरे धीरे जो अच्छा वक्ता होता है वो अपने वक्तृत्व के कौशल का बहुत अलग ढंग से उपयोग कर सकता है। वो बहुत अतार्किक बातें भी तार्किक तरीके से आपके सामने रख सकता है, यही तो उसकी विशेषता होती है। जैसा मैं आचार्य रजनीश के बारे में कहता हूं, आचार्य रजनीश एक सच्चा तत्वज्ञानी था, विद्रोही तत्वज्ञानी था। उसके बाद में उनका भगवान बना,
और उसके बाद में उनका ओशो बना। तो आचार्य रजनीश का जो कौशल था ज्ञान का और वक्तृत्व का, उसका बाद में उन्होंने बहुत उसका दुरुपयोग किया है। तो आपको जो बातें तार्किक लगती है वो भी बातें आप जांच लीजिए। आजकल जांचना बहुत आसान है। यानी अगर कोई बात राजू दीक्षित ने कही, आपको बहुत अच्छी लगा ये सच है, तो उसको अलग अलग ढंग से आप जांच लीजिए, गूगल सर्च कीजिए, अलग अलग वेबसाइट्स पर देखिए, पूरे दुनिया के वेबसाइट्स पर देखिए, खास कर इंसाइक्लोपीडिया में देखिए। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका जैसे जो इंसाइक्लोपीडिया होते हैं वो साइंटिफिक डिसिप्लिन अमल में लाते हैं, उनके जांचने के तरीके होते हैं। वहाँ वही बातें वो अपने इंसाइक्लोपीडिया में नमूद करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, जो 100% सच है। जब भी उनके ध्यान में आता है कि ये बात में कुछ तो भी तथ्य नहीं, तुरंत निकाल देते हैं, वहाँ टिप्पणी डाल देते हैं कि पहले ऐसा डाला था लेकिन ये गलत है, हमने निकाल दी, इसमें तथ्य नहीं है। तो ये आज के ज़माने में सच जांचने के जो तरीके हैं वो भी देखिए। विकिपीडिया जैसा है, 100% तो विश्वास नहीं रख सकते उस पर, लेकिन काफ़ी खबरदारी लेता है। अभी आप विकिपीडिया निकालोगे तो राजीव दीक्षित ने कानपुर से आईआईटी किया है आपको दिखेगा, जबकि राजीव दीक्षित का और आईआईटी कानपुर का कोई संबंध नहीं था, ऐसा शम्स ताहिर खान का कहना है। तो इसलिए हर चीज को जांच लीजिए। अच्छे वक्ता की ये विशेषता होती है, वो लोगों को अपने वाक चातुर्य से, बोलने के कौशल से इतना प्रभावित कर सकता है कि उसको लगे कि यह सच है। और इसीलिए मैंने यहां कहा कि मैंने डिबेटिंग जल्दी छोड़ दिया। झूठ को सच बनाने का, झूठ को सच बताने का व्यक्तित्व उसमें से निर्माण होता है। इसलिए जांचिएगा। नेक्स्ट, राजू दीक्षित ये रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिशों के सपोर्टर मानते थे और इसलिए उन्होंने राष्ट्रगीत जो लिखा है वो भी उन्होंने ब्रिटिश राजा के स्वागत के लिए लिखा है, इसलिए वो राष्ट्रगीत सही नहीं ऐसा बोलते थे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? शिरीष मस्के, इनका कहना ऐसा है कि राजीव दीक्षित रविंद्रनाथ जी टैगोर जी को अंग्रेजों का सपोर्टर मानते थे और उन्होंने अंग्रेजों के स्वागत के लिए ही वो राष्ट्रगीत लिखा है, इसलिए वो उसको राष्ट्रगीत मानने के लिए तैयार नहीं। मुझे लगता है वंदे मातरम के बारे में बोल रहे, वो जनगण मन वारे के बारे में बोल रहे। अब पूरी कांग्रेस ही अंग्रेजों के स्वागत के लिए बने थे। कांग्रेस बनने के लिए भी अंग्रेज वहां थे, उनमें उनके साथ बनी थी। एक मामूली एक संगठन था वो। धीरे धीरे उसमें लोग आते गए, स्वतंत्रता आंदोलन की बात चलते गई और कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई करने वाला संगठन बन गया। बाबा साहब आम्बेडकर ने कभी भारत की स्वतंत्रता के लिए अलग से आंदोलन में तो हिस्सा नहीं लिया। वो हमेशा ब्रिटिशों के साथ में तालमेल बना के बैठे, हमेशा उनके साथ में चर्चा करते रहे, दलितों के लिए कुछ प्रावधान करवाते रहे। तो हम क्या बाबा साहब आम्बेडकर को इस कारण नकार थे? वो देश विरोधी थे ऐसा कहें? ये उन पर अन्याय नहीं होगा। महात्मा फुले, महाराष्ट्र के बहुत बड़े समाज सुधारक जिनको हम बहुत मानते हैं, पूरे देश ने मानना चाहिए। स्त्री शिक्षा की शुरुआत ही पुणे से हुई है। वे भी कभी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं गए। आगरकर जो बहुत बुद्धिवादी थे, रैशनलिज्म उन्होंने फैलाने का प्रयास किया, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ कभी नहीं गए। उल्टा उनका ऐसा मानना था कि यहाँ की जो भी बुराइयां हैं, हमारे समाज की विषमता है, ये तो अंग्रेजों का राज रहेगा तभी ये सुधार हो सकेंगे।
इसलिए पहले सामाजिक सुधार हो जाए और बाद में फिर इस देश को स्वतंत्रता मिले। तो क्या आगरकर को भी हम ऐसा ही माने? भाई सीधी सी बात है कि जिस आदमी को नोबेल प्राइज मिला है साहित्य का, इतना बड़ा आदमी है, जिन्होंने क्रांतिकारी शिक्षा पद्धति अपने यहां इजाद की, उसका उपयोग किया, स्वतंत्रता आंदोलन के कई लोगों का उन्होंने साथ दिया, वो स्वतंत्रता आंदोलन के कभी खिलाफ नहीं थे, खुलकर शायद उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, कई लोगों ने नहीं लिया, इसलिए उनको सिरे से नकार दे क्या? और जन गण मन ये जो राष्ट्रगीत है, ये तो पूरे भारत ने स्वीकारा है ना, राष्ट्रगीत कर कर। अब जो राजीव दीक्षित कॉन्स्टिट्यूशन को ही महत्व नहीं देना चाहते और जो मनुस्मृति के उपासक है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं, उन्होंने अपने भाषण में मनुस्मृति का बहुत आदर से नाम लिया है। और मैं मनुस्मृति के बारे में दूसरे हिंदुत्ववादी स्वातंत्र्यवीर सावरकर ने क्या कहा, उस पर एक टोटल एक प्रोग्राम ही करने वाला हूं। तो जो राजीव दीक्षित मनुस्मृति का इतने आदर से नाम लेते हैं, जो एक अन्यायपूर्ण कानून ग्रंथ है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ऐसा मत व्यक्त करते हैं, तो उन्होंने रविंद्रनाथ जी टैगोर के बारे में जो कहा और जनगण मन के बारे में जो कहा, उसको कितना हम महत्व दें? भारत के दलित की अवस्था के बारे में राजीव दीक्षित ने क्या कहा? यहां के चातुर्वर्ण के अन्याय के बारे में राजीव दीक्षित ने क्या कहा? वो भारत के लोगों में कितनी समानता चाहते थे, इक्वालिटी चाहते थे, लिबर्टी चाहते थे, जस्टिस चाहते थे, ये सभी मूल्य तो नकार दिए उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन नकार दी। तो इसके बारे में पुनर्विचार होना चाहिए। इसलिए राजीव दीक्षित जनगण मन को महत्व नहीं देते, मैं उनको देशद्रोही ये शब्द का तो उपयोग नहीं करूंगा, इतना सस्ता ये शब्द नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन ये कोई बहुत अच्छे लक्षण है ऐसा नहीं है, इतना ही कहूंगा। आपके हिसाब से राजीव दीक्षित के पीछे कौन से लोग या संगठन होंगे या संगठन है? सिद्धार्थ बच्छाव, इनका सवाल ऐसा है कि राजीव दीक्षित के पीछे कौन से संगठन होने चाहिए, है ऐसा आपका मत है? मैं राजीव दीक्षित के बारे में बहुत जानकारी नहीं रखता हूं, आपसे साफ कह दूं। सनातन संस्था के बारे में मुझे बहुत अच्छी जानकारी है, तो जाहिर तरीके से मैं उसके बारे में बोलता हूं, लिखता हूं, वीडियो में बोला हूं। मैंने पहली बार राजीव दीक्षित की तरफ ध्यान दिया, उसको 1 हफ्ता हुआ केवल, अब धीरे धीरे जानकारी इकट्ठा होते जाएगी, तब पता चलेगा। लेकिन राजीव दीक्षित के पीछे कोई संगठन था या राजीव दीक्षित ने अलग अलग संगठनों का उपयोग कर लिया अपने होशियारी से, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। मुझे अभी जो प्राइमा फेसी दिख रहा है, ऊपरी ऊपरी तौर पर दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि उन्होंने अलग अलग संगठनों का उपयोग कर लिया। वो अलग अलग संगठनों को इसी ढंग से प्रभावित करते होंगे, जैसा कि उन्होंने 75 के एक हिंदू संगठन के लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया। इनको क्या चाहिए भाई? तो जो चाहिए उनको परोसो। इस ढंग से वो एक एक को अपने साथ में जोड़ते गए, जैसे कोई भी पॉलिटिकल लीडर करता है। पॉलिटिकल लीडर क्या करता है कि जहां भीड़ इकट्ठा है उसके आगे जाकर खड़ा हो जाता है
और वो भीड़ जो कहती है, भीड़ को जो मान्य है वही बात कहता है, ताकि भीड़ उसको नेता कर स्वीकारती है। तो ये प्रकार बड़े पैमाने पर राजीव दीक्षित ने किया है, ऐसा दिख रहा है। बाद में उन्होंने उनको गालियां भी दी है। अब इसमें प्रामाणिकता का कितना भाग था, हिस्सा था, या फिर उनका उद्देश्य भी सफल नहीं हो रहा है इसलिए फिर गालियां दे रही है, इसके पीछे का कारण था, ये सब चीजें हमको देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, उसका ठीक ढंग से विश्लेषण करना पड़ेगा। एकदम से उन पर कोई भी आरोप करना ठीक नहीं होगा। राजीव दीक्षित के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए उनके हेतु के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। या फिर कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि वो आरएसएस के ही व्यक्ति है, आरएसएस के व्यक्ति ने गांधीयन लोगों में उनको घुसाया। अब ऐसा भी मैं नहीं कहूँगा, कि कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों ने कहा भी है ऐसा, तो मेरा ये कहना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि राजीव दीक्षित हर एक का उपयोग कर कर अपना प्रभाव निर्माण करना चाहते थे, और उन्होंने उस ढंग से प्रभाव निर्माण किए अलग अलग ग्रुप्स में जाकर। और फिर एक अवस्था ऐसी आई कि उनको भी खरी खोटी वो सुनाने लग गए। अब उस खरी खोटी सुनाने में प्रामाणिकता कहाँ तक है, क्या है, इसके बारे में विश्लेषण होना चाहिए। अभी मैं उस अवस्था में नहीं हूँ कि ये विश्लेषण उनका करूँ, और ना ही मैं राजीव दीक्षित इस विषय को इतना समय देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। उन्होंने कोई बहुत बड़ा योगदान दिया ऐसा मुझे लगा होता तो शायद मैं उनके सारे वीडियो सुनता और उसका विश्लेषण करता। राजीव दीक्षित बोलते थे कि भारत 99 इयर्स के लीज में हमको फ्रीडम, भारत को फ्रीडम मिला है ब्रिटेन की तरफ से, क्या ये सच है? राजीव दीक्षित कहते थे कि ब्रिटेन की ओर से भारत हमें 99 इयर्स के लीज से मिला है। प्रीतम कुमार इन्होंने ये सवाल पूछा है। आपने सवाल तो बहुत अच्छा पूछा। अब राजीव दीक्षित ने कही ये कहा कि नहीं मुझे तो मालूम नहीं, आप पूछ रहे हो तो शायद कहा होगा, ऐसा मानकर इसका जवाब मैं दे रहा हूं। अब मैं खुद जेल में था, इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन कर कर गया था, 10 महीने जेल में गुजारे, पूरे स्वतंत्रता आंदोलन का देश के मैंने अभ्यास किया, गांधी नेहरू का अभ्यास करते आया हूँ, मेरे अभ्यास का विषय वो रहा है। मैंने आज तक ये बात कभी कहीं सुनी नहीं कि अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्रता देते वक्त चलो 99 इयर्स के लिए आपको लीज से दिया और बाद में 99 इयर्स के बाद में हम अपने कब्जे में लेंगे। ये कहां से उनके दिमाग में आए समझ में नहीं आता। उनको स्वतंत्रता किसी देश को देना यानी एखादी जमीन भाड़े पट्टी से देना ऐसा लगता है क्या? अब अंग्रेजों का यह कानून है कि कोई भी किसी संस्था को अगर सरकार देती है तो 99 इयर्स के लीज से देती है, तो उस ढंग से दिया ऐसा उनका कहना है क्या? तो स्वतंत्रता का मतलब समझता है कि नहीं? वैसे भी वो तो आजादी का आंदोलन चलाते आए हैं, लेकिन इंसान की स्वतंत्रता से उनका कोई लेना देना दिख नहीं रहा है। क्योंकि जो इंसान की आजादी का आंदोलन चलता है वो कभी दूसरे के धर्म का द्वेष करना सिखाना असंभव है, असंभव है। नहीं तो उसको आजादी का मतलब ही नहीं समझता, ऐसा होता है। तो इसमें कोई तथ्य होने की गुंजाइश नहीं है। फिर ये सफेद झूठ, ऐसा कैसा कोई देश को लीज में दे सकता है? ऐसे कैसे कागजात बन सकते हैं? और बने होते तो इसके बारे में कितनी चर्चा होती, कितनी बहस होती। और ये केवल राजीव दीक्षित को मालूम है और किसी को मालूम नहीं। ऐसे कैसे संभव है?
तो चलो झूठ के पुलिंदे जीवन का हिस्सा रहा है ऐसा मानकर आगे बढ़े। अब कितने ऐसे झूठ है मुझे पता नहीं है, आप पूछते जाएंगे तो पता चलते जाएगा। अब यहां रुकते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।